All right, so we're going to start the chapter that is your cell cycle, cell, the fundamental unit of life. Can we start, people? Kare start, bache? Right? So cell, what is cell? It is the smallest and functional unit of life. Tushar, am I audible to you? Isn't it? तो जो first cell था, according to NCERT, it was first discovered by Robert Hooke in the year 1665. 1665 में Robert Hooke ने discover किया था. Now that cell was a dead cell. डिस्कवरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में, आप वो वीडियो देख लेना एक बार, बट स्टिल एक क्विक रिकैप ले रहे हैं हम. फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वन लीeuwenhoek ने 1674 में, राइट. और जो भी रॉबर्ट हुक ने देखा था ना, उसको ऐसे बॉक्सेस जैसे दिखे थे सेल्स. कैसे दिखे थे? ऐसे बॉक्सेस जैसे, इजंट इट. तो उसने इन सारे सेल्स को बोला सेलुले. क्या टर्म दी थी उसने सेल्स को? Cellulae. What was right? Cellulae means empty boxes, isn't it? And according to him the cell was dead. It was a dead cell. ठीक है, because he only observed the cell wall. और जो भी उसकी observations थी वो उसने एक book में publish करी रॉबर्ट हुक साहब ने. Micrographia is the name of the book, right? Micrographia is the book in which Robert Hooke published all his discoveries. Clear हो गया? तो सेल इतने tiny होते हैं, इतने small होते हैं कि to view them we need microscopes, isn't it? Microscope की ज़रूरत होती है. Yes or no? Right? So ये microscope दिखाया है जो आपके स्कूल में होता है. This microscope is known as light microscope, compound microscope और light microscope, isn't it? Right? इसमें maximum What is the source of illumination? क्या source मिल रही है illumination के source क्या है? What is the source of illumination? बोलो. Light, obviously light ना. Source of illumination क्या है? Light, isn't it? मतलब a beam of light falls on it, है ना. यहाँ पे slide रखी होती है. This is the slide. You will keep it and a beam of light will fall on it. इससे illumination होगी. Yes or no? ठीक है. यहाँ तक clear हो गया? All right. और हमने क्या बोला? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी हो सकती है इसमें? मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी हो सकती है? 100x तक, मतलब 10x या 45x एंड मैक्सिमम इज 100x. दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द माइक्रोस्कोप दैट यू सी इन योर स्कूल लेबोरेटरीज. करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? राइट. ये अनियन पील दिखाया है, सेल्स ऑफ अनियन पील दिखाया है. सो अनियन बीइंग अ प्लांट, इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? आउटर मोस्ट लेयर हैज टू सेल वॉल विच इज अ डेड लेयर. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस और नो? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. फिर These structures, ये फिर से डिस्कवरीज बताई हैं. सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. 1674 में लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल फ्रॉम द पॉन्ड वाटर. कहाँ से किया था? फ्रॉम पॉन्ड वाटर से, राइट. ही ऑब्जर्व सर्टन बैक्टीरियाज इन इट. कुछ बैक्टीरिया देखे थे इसने, कुछ प्रोटोजोआ देखे थे, कुछ ह्यूमन स्पर्म देखे थे. दीज वर द थिंग्स दैट ही डिस्कवर्ड. देन रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 डिस्कवर्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. कैन यू नेम इट? क्या है ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस. वेरी गुड. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. पुरकंजी ने टर्म कॉइन की थी प्रोटोप्लाज्म. द लिविंग, right, the living part of the cell is protoplasm, right. That was coined by Purkinje. And there were two scientists, Skeldon and Schwann, right. Skeldon is the botanist and Schwann is the zoologist. They gave cell theory. इन्होंने क्या दी थी? cell theory. और कितने points थे? ये एग्जाम में आता है बच्चे. cell theory का क्वेश्चन एक एग्जाम में you will see cell theory given by Skeldon and Schwann. Schwann थे zoologist जो एनिमल्स को स्टडी करते थे एंड शेल्डन थे बॉटनिस्ट. ठीक है. एंड इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के कितने पॉइंट्स थे? देयर वर 2 पॉइंट्स मेजर, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ, all living organisms are made up of cells, isn't it? Made up of cells. That means अगर कोई living organism है तो वो कैसे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है? आपके आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें पड़ी होंगी. टेबल पड़ा होगा, चेयर पड़ी होगी, बेड पड़ा होगा, isn't it? क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है तुषार?
नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज में से, देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज, द बेस्ट क्राइटेरिया टू फिगर आउट वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग इज सेल स्ट्रक्चर, वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और नॉट. अगर मैं इस चेयर की बात करूँ, यहाँ पे पड़ी है, या बच्चों के बेंच पड़े यहाँ पे, तो इन बेंचेस को मैं लिविंग नहीं बोल सकती बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. यू गेटिंग इट? सो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, सेल थ्योरी ये दी, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लेट इट बी प्लांट सेल्स will be made up of plant cells, will make plants, and animal cells are made up of animal cells will make up animals, isn't it? So or the vice versa, plants are made up of plant cells and animals are made up of animal cells. Am I clear? क्योंकि एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था. क्लियर हो गई ये बात? राइट. सेकेंड स्टेटमेंट ये थी उनकी, दैट सेल से छोटा कुछ नहीं, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दूसरी स्टेटमेंट उनकी ये थी. Am I clear with both these statements? सेकेंड स्टेटमेंट थी, सेल इज दी क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बच्चे अंडरस्टूड यहाँ तक? बट इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, राइट? दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द सेल एग्जिस्ट. आए कहाँ से सेल, राइट? कहाँ से सेल अराइव हुए, इजंट इट? सो दिस थ्योरी वॉज फर्दर elaborated, right? Further modification हुई थी इन theories की, and that theory again was modified by whom? By Rudolf Virchow, right? यहाँ पे लिखा है theory was further Virchow का पूरा नाम है Rudolf Virchow. किसने दी थी? Rudolf Virchow ने, right? उन्होंने क्या बोला? extend किया सेल थ्योरी को. क्या किया? extend किया सेल थ्योरी को और बोला कि सेल्स कहाँ से आते हैं? सेल्स exist from pre-existing cells. ठीक है? ओमनी सेलुला ई सेलुले, ये टर्म दी थी उन्होंने, isn't it? So यहाँ पे नहीं लिखा है ये ओमनी सेलुला ई सेलुले, राइट? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. क्लियर हो गए यहाँ तक? ये पैराग्राफ क्लियर है हमारा, राइट? इस पैराग्राफ को देख लिया हमने. अब इफ यू सी दिस पार्ट, ये अगर डायग्राम आप ध्यान से देखो, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. सो दिस इज अ कॉमन थिंग दैट वी शुड ऑल नो. हम सबको ये बात पता होनी चाहिए. द शेप ऑफ द सेल डिसाइड्स इट्स फंक्शन. व्हाट इज द स्टेटमेंट आई मेड? द शेप ऑफ द सेल डिसाइड्स इट्स फंक्शन. आई विल बी टेकिंग अ ब्लैंक स्लाइड नाउ. ठीक है? मैंने जो स्टेटमेंट बोली मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ. क्या स्टेटमेंट थी तुषार? शेप ऑफ द सेल. Shape of the cell decides, बोलिए मेरे साथ, decides its function, isn't it? Isn't it? Now let us see the shapes. Let us see the shape. What is the shape of WBC? WBC कौन से cells होते हैं? White blood cells होते हैं, हमारे blood में होते हैं, immune cells होते हैं, isn't it? They are also known as leukocytes. They are also known as leukocytes, isn't it? Now ये white blood cells की क्या shape होती है? No, they are irregular. They are not round बच्चे, they are irregular. अमीबाइड शेप होती है इनकी. क्या शेप होती है? अमीबाइड. जैसे अमीबा का सेल होता है, इरेगुलर शेप, नो फिक्स शेप, वैसी ही WBC की शेप होती है. क्यों? क्यों होती है ऐसी? What is the function of this shape? What is the role? मैंने तो अभी ये स्टेटमेंट बोली, हम दोनों ने एक स्टेटमेंट बोला कि शेप ऑफ द सेल डिसाइड्स इट्स फंक्शन. यही बोला ना हम लोगों ने. अब हमें ये डिसाइड करना है कि WBC की ऐसी शेप होती क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट नीड टू एनगल्फ द पैथोजन. जो हमारी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई व्हाट इज एंटीजन? एनी फॉरेन सब्सटेंस है ना, विच इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज एंड केपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग आवर इम्यून सिस्टम. तो मैंने एक टर्म बोली बहुत ही अच्छी, लिख लेते हैं इस टर्म को हम. व्हाट इज दैट टर्म? WBCs recognizes antigen. What is antigen? Any foreign substance. It can be bacteria, it can be virus, it can be anything, any foreign substance for that matter, which can cause disease and can activate WBCs, or in bracket you can write activate immunity. समझ में आया? Yes? Tushar, are you with me?
सो ये है एंटीजन। अब इस एंटीजन को एनगल्फ करना है, लेट्स से ये है एंटीजन, ये है वो बैक्टीरिया, तो WBC की शेप ऐसी डिजाइन की हुई है कि ये इसको एनगल्फ कर सके, ठीक है। सो व्हाई इज द शेप इरेगुलर? टू एनगल्फ एंटीजन। क्लियर हो गया? राइट। सो शेप डिसाइड कर दी, फंक्शन डिसाइड कर दिया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम अदर सेल्स। कोई और सेल बताओ, आपकी एनसीईआरटी ने क्या दिया है? इफ यू सी ब्लड सेल्स, ये जो ब्लड सेल्स लिखे हैं राउंड, ये कौन से ब्लड सेल्स हैं? ये है आरबीसी। लेट्स राइट इट। आरबीसी लिखें। ऑलराइट। सो ये है सेकंड हम कौन से ब्लड सेल्स ले रहे हैं? आरबीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी तुषार? जल्दी से बोलो बच्चे। वेरी गुड, रेड ब्लड सेल्स है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज, अब आप 9th में हो, दे आर ऑल्सो नोन एज अरिथ्रोसाइट्स, राइट। ये है नेम ऑफ द सेल। शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ WBCs? शेप क्या है? राउंड, इजंट इट? द शेप इज spherical. Spherical is the shape, isn't it? Spherical है। अब ये जो spherical आपने आरबीसी देखे, इनके अंदर डिस्कॉइडल भी बोलते हैं इस शेप को, डिस्कॉइडल। डिस शेप में डिस्कॉइडल भी है। अब देखो देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। इसमें दिख रहा है न्यूक्लियस आपको? कैन यू फिगर आउट न्यूक्लियस? कैन यू ऑब्जर्व न्यूक्लियस? राइट, इसमें नहीं बनाया मैम को भूल गया नहीं। जब आरबीसी यंग होते हैं, राइट, व्हेन दे आर नॉट मैच्योर्ड, व्हेन दे हैव न्यूक्लियस इन इट, ठीक है। क्या बोली हमने स्टेटमेंट? लेट्स राइट दिस पॉइंट। सो हमने बोला व्हेन क्या? व्हेन आरबीसी यंग होते हैं, व्हेन दे आर यंग, दे हैव न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस होता है, यस। इनमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सब प्रेजेंट है, ठीक है। बट जैसे ये मेच्योर होता है, इट बिकम्स ई न्यूक्लिएटेड। व्हाट डू यू मीन बाय ई न्यूक्लिएटेड? खाली, नो न्यूक्लियस। हाँ बच्चे, समझ आया? राइट। सो नो न्यूक्लियस। क्यों किया इसने ऐसा न्यूक्लियस? क्यों इसकी शेप ऐसी है? हम तो फंक्शन देख रहे हैं कि शेप ऑफ द सेल डिसाइड्स इट्स फंक्शन। क्यों ये खाली हो गया? क्यों ये वेकेंट हो गया? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सारे सेल ऑर्गेनेलीज लूज कर दिए, न्यूक्लियस भी लूज कर दिया, बिल्कुल खाली हो गया आरबीसी। क्यों खाली हो गया? सो दैट इट कैन इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, ताकि ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। बोलो मेरे साथ, क्या इंक्रीज करना है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। क्यों करना है सरफेस एरिया इंक्रीज? क्या हो गया ऐसा? बिकॉज इट हैज टू एकोमोडेट, कुछ चीज डालनी है इसने अपने अंदर, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्या डालना है? हेमोग्लोबिन। क्या एकोमोडेट करना है? HB मॉलिक्यूल। समझ में आया? राइट। सो कर दिया। द शेप ऑफ आरबीसी डिसाइडेड इट्स फंक्शन बिकॉज इट हैज टू एकोमोडेट। एक आरबीसी के अंदर एक इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको मैं, 1 आरबीसी क्या है हमारी इंफॉर्मेशन? हम लिख लेते हैं कहीं पर। 1 आरबीसी, यही बोला ना हमने, कैरीज 280 मिलियन हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स। हेमोग्लोबिन क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना। हेमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो तभी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकती है, येस और नो, राइट। सो एक आरबीसी को कैरी करने हैं, एकोमोडेट करने हैं 280 मिलियन हेमोग्लोबिन पिगमेंट। दैट इज वाई उसने अपने जो अंदर का सेल ऑर्गेनेलीज हैं या न्यूक्लियस है उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एम आई क्लियर? राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपकी। सो आरबीसीज कुछ न्यूक्लिएटेड दिखाए हैं, कुछ नॉन न्यूक्लिएटेड दिखाए हैं, ब्लड सेल्स दिखाए हैं। नाउ व्हाट इज दैट शेप? दिस इज स्मूथ मसल सेल। कैन यू सी स्मूथ मसल सेल? क्या शेप बताइए स्मूथ मसल सेल की? स्पिंडल शेप। व्हाट इज दिस शेप? दिस इज नोन एज स्पिंडल शेप्ड, है ना। ये टिश्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, स्पिंडल शेप्ड। सो समथिंग लाइक दिस दे आर, isn't it? स्पिंडल शेप्ड। सो ये जो स्पिंडल शेप्ड है, टेपर्ड एंड्स हैं इसके, है ना, और टेपर्ड एंड कर दो इसके। टेपर्ड एंड्स क्यों है स्मूथ मसल सेल्स के? बिकॉज इट हैज टू शो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। क्लियर होगी शेप?
राइट। सो हमने देख लिया ब्लड सेल, हमने देख लिया स्मूथ मसल सेल। व्हाट इज द शेप ऑफ स्पर्म? इट हैज टेल, है ना, इसके पास हेड होती है, नेक होती है और टेल होती है, इजंट इट? समथिंग लाइक दिस, दिस इज हेड, दिस इज मिड पीस एंड देन इट हैज टेल, इजंट इट? ऐसा ही कुछ होता है, राइट? सो टेल क्यों होती है स्पर्म के अंदर प्रेजेंट? टू प्रोवाइड लोकोमोशन, टू मूव, है ना। एक जो स्पर्म है अगर उसमें मोटिलिटी नहीं होगी तो इट्स ऑफ नो यूज, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट इज योर फैट सेल। कैन यू सी दिस डायग्राम ऑफ फैट सेल? कि जो न्यूक्लियस है वो भी मतलब पीछे हो चुका है, पेरिफेरल में जा चुका है, कॉर्नर्स में जा चुका है, पुश हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। आपने टिश्यूज पढ़ा है चैप्टर, राइट? इसमें एडिपोज सेल्स होंगे, राइट? जिसकी वजह से, है ना, फैट की वजह से, एडिपोज की वजह से न्यूक्लियस को भी पुश कर दिया क्योंकि फैट कंटेंट ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हम एग्जाम्पल लेते हैं वेल की, व्हाट? ब्लबर, ब्लबर ऑफ वेल, इट्स अ फैट, इट इज़ अ फैट सेल, राइट? एडिपोज सेल है ब्लबर ऑफ वेल। या कैमल का हम्प, राइट? फैट रेजर्वायर्स है ना ये, यस और नो? तो उसके सेल कैसे होंगे? ऐसे होंगे कि अगर ऐसा सेल बनाया हमने, उसमें से 90% तो फैट होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी पुश हो जाएगा। दिस इज एडिपोज सेल, दिस इज स्पिंडल शेप, दिस इज स्पर्म। तो सबकी शेप्स दिख रही है ना तुषार आपको, कि शेप डिसाइड कर रहे हैं फंक्शन, इजंट इट? नेक्स्ट शेप बताई है बोन सेल की। कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन? बोन सेल दिख रहा है आपको, इजंट इट? सो क्या है बोन में, बाकी रब कर देती हूँ मैं पार्ट। Now if you'll see the structure of this bone cell, इसमें आपको दिख रही है रेडिएशंस जैसी, है ना, रेडिएशंस दिख रही है ना, ये देखो, क्योंकि जो एक बोन सेल है ये दूसरी बोन सेल से कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा बोन सेल भी होगा। दिस इज नोन एज कैनालिकुली, ये भी आपने टिश्यूज में पढ़ा होगा चैप्टर में। सो वन बोन सेल हैज टू शो, ये स्टार शेप्ड है। व्हाट इज द शेप ऑफ बोन सेल? अगर एग्जाम में ये आता है, इट इज स्टार शेप्ड। स्टार शेप को और अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेलेट शेप्ड। क्या बोलते हैं? स्टेलेट शेप्ड। सो लेट अस राइट, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, आरबीसी लिख चुके थे हम ना, लेट अस राइट थर्ड, आपकी बोन सेल। बोन सेल की क्या शेप है? स्टार शेप या फिर स्टेलेट, स्टेलेट शेप्ड, इजंट इट? क्यों? बिकॉज इट हैज टू शो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है? इट हैज टू शो वन बोन सेल इज कनेक्टेड टू, इट हैज टू शो कनेक्शन सेकेंड बोन सेल, इजंट इट? सेकेंड बोन सेल, तो इसलिए इसकी शेप रेडिएशन जैसी है। क्लियर हो गया? एक और है आपके सिलेबस में, ओवम भी देखा मैंने, है ना, ओवम। सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ओवम? इट इज राउंड। व्हाट इज द शेप? इट इज राउंड। इट हैज योक इन इट, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन इट, ठीक है? दैट इज व्हाई इट इज राउंड। क्लियर हो गया? स्मूथ मसल सेल की शेप क्या है? स्पिंडल, स्पिंडल शेप्ड। रेड ब्लड सेल्स की क्या शेप है? स्फेरिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ WBCs? अमीबॉइड, इरेगुलर, है ना? स्पर्म की क्या है? इट हैज अ टेल। बोन सेल की क्या है? आई थिंक हो गया हमारा ये टॉपिक, हो गया? ऑल राइट। फिर अब आगे आगे हम लोग, फिर उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। वी नो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of living forms. That means वो कहना चाह रहा है आगे जाके आपको that एक living organism unicellular भी हो सकता है और multicellular भी हो सकता है। Can you give me some example of unicellular organism? Very good. Unicellular organism में जो यूकैरियोटिक भी हो, यूकैरियोटिक मतलब जिनका न्यूक्लियस हो, राइट? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके पास, राइट? सो फर्स्ट एग्जांपल आपने मुझे दी अमीबा, है तो ये छोटा सा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, फ्रेश वाटर में रहता है अमीबा, फिक्स शेप भी नहीं होती है और इसके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये कैसे रेस्पिरेशन कर सकता है? जैसे हम तो लंग्स के थ्रू करते हैं। ये कैसे एक्सक्रीशन शो कर सकता है? जैसे हम तो किडनीज के थ्रू करते हैं। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल से बने हैं, उनकी पूरी बॉडी इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में होती है, यस और नो? That is how they can show different processes. Whereas in case of multicellular organism, can you give me example of multicellular organism? है ना, multicellular की तो बहुत सारी examples हैं,
मल्टी सेलुलर में एनिमल्स बोला आपने, ह्यूमंस बोला आपने, isn't it? प्लांट्स बोला, isn't it? ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, isn't it? कुछ फंगाई, मैक्सिमम मोस्टली फंगाई आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर. only one fungus is there that is unicellular, that is yeast. yeast के अलावा सारे के सारे फंगस मल्टी सेलुलर है. इट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंगाई. क्लियर हो गया? याद रहेगा? ठीक है, आवाज आ रही है? ऑलराइट. तो बाकी फंगाई जैसे जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, व्हाट इज द नेम? ब्रेड मोल्ड है ना. ब्रेड मोल्ड तो सब बच्चों को पता है, लेकिन हमारे बच्चों को पता है उसको राइजोपस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राइजोपस. एक और नाम बताओ फंगस का जो हम खाते हैं. कैन यू नेम एनी एडिबल फंगाई? मशरूम. लैक्टोबैसिलस इज अ कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया, नॉट फंगस, राइट. इट इज अ बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं. क्लियर है? सो बैक्टीरिया विल नॉट इंक्लूड अंडर यूकैरियोटिक एंड विल नॉट इंक्लूड अंडर मल्टी सेलुलर. ठीक है, एंड इट इज नॉट इंक्लूड अंडर इवन फंगस. क्लियर हो गया? सो मशरूम्स आर एडिबल फंगाई. मशरूम जो खाते हैं हम लोग, सुना है नाम मशरूम्स, है ना. तो मशरूम्स एडिबल फंगाई हैं. इनका थोड़ा सा साइंटिफिक नेम अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें बोलते हैं अगेरिकस. ठीक है, अगेरिकस. तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपने ह्यूमंस बोला, प्लांट्स बोला, हम लोग कैसे करते हैं? वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर इट, राइट. रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट में ब्लड जा रहा है, इजंट इट. सो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वर्क इज डिवाइडेड. इस स्टेटमेंट को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. क्या बोलते हैं इसे? बोले मेरे साथ. ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, मैनिंग, राइट. वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विल शो डिवीजन ऑफ लेबर. ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. एज ह्यूमन बींग्स, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. द ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप, kidneys to excrete, lungs to respiration, isn't it? So we have different systems, yes or no? Right, no matter their function, organisms are found. So question number 1, who discovered cell and how? The first cell was discovered by Robert Hooke in the year 1665 from the cork of the tree, from the bark of the tree, and it was a dead cell. Cellulae देखा था उसने, compartments देखे थे. Why is cell called the structural functional unit of life? Because cell is the smallest. Cell is the only, है ना? This is cell theory. Now what is cell made up of? Plasma membrane and everything. All right. अब मैं एक blank slide ले लूँ. अब हमें पता है कि सेल के अंदर, सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ प्लांट सेल? सेल वॉल. इट इज सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ, बताओ सेल वॉल प्लांट्स की किससे बनी है? सेल्यूलोज. प्रोटीन नहीं, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से सेल वॉल होती है. कौन सी होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल. ठीक है, उसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे. सेकंड जो होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन. बायो का मतलब होता है लिविंग. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा. ठीक है, समझ आ गया? आगे ये सेकेंड लेयर भी क्लियर हो गया, राइट. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है तुषार? कॉम्पोजिशन डिफरेंस है, राइट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन एंड लिपिड से. ठीक है. सेल वॉल ऑफ प्लांट किसकी बनी है? सेल्यूलोज की. हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट की सेल वॉल. और क्या डिफरेंस है? सेल वॉल जो है वो थिक होती है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, राइट. वो नॉन लिविंग होती है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि थिक है, क्योंकि रिजिड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. सेल
प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि दे कैन नॉट लोकोमोट, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए उनको सेल वॉल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, इजंट इट। एंड ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है, कम्प्लीटली परमिएबल होती है। क्या मतलब हुआ परमिएबल का? कि इट अलोज एवरीथिंग टू कम इन और टू एग्जिट, कुछ स्टॉप नहीं। वेरी गुड, एंट्री एंड एग्जिट इज अलाउड, परमिएबल मीन्स परमिएशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये थिन होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, क्लियर हो रहा है? वो नॉन लिविंग थी, ये तो बेचारी लिविंग मेम्ब्रेन है, और ये सिलेक्टिवली, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अंदर चलते हैं अब सेल के। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, इजंट इट। एक राउंड सा सेल होगा, अगर हम प्लांट सेल बना रहे हैं तो हम इसको और बड़ा बना सकते हैं। पहले एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे? राइट, 90% of the cell space is occupied by vacuole. Name the vacuole that is present in plant. कौन सा vacuole present होता है? Answer is sap vacuole. कौन सा vacuole present होता है plants में? sap vacuole, ठीक है, sap vacuole present होते हैं। और जो ये sap vacuole की membrane होती है ना, very very important question एग्जाम में पूछते हैं, the membrane of the sap vacuole is known as tonoplast. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, राइट। अब इतना बड़ा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस विल बी पुश्ड, ठीक है, पुश हो जाएगा पेरीफेरी में, ये रहा इसका न्यूक्लियस, क्लियर हो गया। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर इन केस ऑफ प्लांट सेल बिकॉज ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड अदर ऑर्गेनेलिज विल ऑल्सो बी प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, isn't it? Like plastids will be present, ribosomes will be present, yes or no? All right, next चलें। अब इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, कैन यू नेम सम सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज का नाम ले रहे हैं हम, जो जो आप बोलोगे मैं वो लिख रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या बोली? माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स राइट माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कस कर लें। चलो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पहले आप बताओ, व्हाट यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, सेल में एनर्जी बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरी माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इजंट इट। आप पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब मेरी माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इजंट इट। आपकी भी माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव है, मेरी भी। विद एज जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाते हैं। इफ़ यू लुक एट पीपल ऑफ जिनकी 60 अबव एज होगी, है ना, उनका माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली, है ना, विद एज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूसेस, क्योंकि एनर्जी भी लो हो जाती है साथ, इसीलिए, इजंट इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहली बात, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है कि नहीं? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यस और नो? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय कॉलिकर। किसने किया था बोलो मेरे साथ? कॉलिकर ने, राइट। और इसको नेम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, नेम्ड बाय बेंडा, BENDA, बेंडा, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, नेम्ड बाय बेंडा। नाउ लेट्स मेक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। क्या लिखा है हमने ऊपर? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है मैम ने? इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, राइट। तो बना ली हमने एक मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेकेंड मेम्ब्रेन, डबल है ना, बन गई, यस। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, द आउटर मेम्ब्रेन इज रेगुलर, नॉर्मल है, नॉर्मल बनाई, एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। कैन यू सी फोल्डिंग? कैन यू सी ट्विस्टेड? The inner membrane is
फोल्डेड। फोल्डेड है, क्यों फोल्डेड है? हमने बोला जो इनर मेम्ब्रेन है, इज दिस कलर विजिबल ना? पिंक दिख रहा है? ऑलराइट, थैंक यू। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? फोल्डेड है। क्यों किया भाई फोल्ड इसको? लाइफ excellent, right? It is folded to increase surface area. क्यों surface area increase करना है? To accommodate करना है कुछ particles को। उन particles को बोलते हैं F0 F1 particles। कौन से particles हैं ये? F0 F1 particles, F0 F1 या F0 F1 particles, या आप इनको Fernandez particles भी बोल सकते हो। Fernandez particles, they are also known as oxysomes। इनको accommodate करने के लिए इसने अपने आप को फोल्ड कर दिया। चलो बनाते हैं ऑक्सीजोम्स। बन गए? राइट। क्यों करने थे भाई ये ऑक्सीजोम्स को accommodate? ऐसा क्या है इनके पास? ऑक्सीजोम्स के पास है एक एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज ATP सिंथेटेज एंजाइम। ए इसका मतलब ही होता है एंजाइम, ठीक है? अगर किसी के नाम के आगे एज लग जाएगा, दिस इज हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, कि जब एज लगा देते हैं तो वो एंजाइम बन जाती है। जैसे लिपिड्स को डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो न्यूक्लियस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएस। वैसे ही अगर एटीपी को रिलीज करना है या प्रोड्यूस करना है तो सिंथेटेज। क्लियर हो गया? राइट क्या बोला हमने अभी तक? बोर्ड पे क्या लिखा है हमने? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। It was first seen by Colliker and named by Benda. The outer membrane is regular and inner membrane is folded to increase surface area to accommodate some particles, and the name of the particles is oxysomes. Oxysomes को accommodate करना था। क्या है इतने important oxysomes हमारे? क्योंकि इनके पास एक enzyme है and the name is ATP synthetase enzyme which help in the synthesis of ATP. What is ATP? It is energy currency, है ना? ATP is the energy currency. Very good, good answer, very good. आपकी तो अच्छी है साइंस यार, बहुत अच्छी है। एनर्जी करेंसी है ना? What is the full form of ATP? I'll tell you, it is adenosine ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, adenosine ट्राइफॉस्फेट, कोई बात नहीं, लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि the reason why it is known as powerhouse of the cell, as the energy is getting produced in the mitochondria, it has to be known as powerhouse of the cell. Clear हो गया यहाँ तक? क्योंकि ATP प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं, that is why it is known as, आजा यार, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम कभी भी ये बात पहले नहीं बोलेंगे जब तक हम इसको प्रूफ नहीं कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चे? दिख रहा है कि ज़्यादा छोटा हो गया? इट्स विजिबल। Mitochondria, double membrane bound, Colliker named by Benda, inner membrane folded to increase surface area. Surface area क्यों increase करना है? To accommodate oxysomes. Oxysomes में ऐसा क्या special है? They have an enzyme known as ATP synthetase which help in the synthesis of ATP. As energy currency is produced, it is known as powerhouse of the cell. Clear है? 1 ATP produces या yields 30.5 kilojoule per mole of energy. क्लियर हो गया? अगर आपके एग्जाम में आता है कि 36 ATP बने तो आप बता सकते हो कितनी एनर्जी निकली? इट वुड बी 36 इंटू 30.5, इजंट इट? आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ क्या माइटोकॉन्ड्रिया में यही है और कुछ भी है मैम? और भी कुछ है ऑब्वियसली, है ना? लेट्स सी और क्या है इसके पास। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस फ्लूइड नोन एज? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है,
कैसा जेनेटिक मटेरियल है, इसके आगे पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक हुआ या यूकैरियोटिक हुआ? ये यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब उसके आगे पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके आगे पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नो, तो ये कैसा हुआ? एक्सीलेंट, है ना? तो ये हुआ आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए। सो ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, क्या इसका कोई स्पेसिफिक नाम है? यूकैरियोटिक डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियस। व्हाट इज यूकैरियोटिक डीएनए नोन एज? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस जैसा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस जैसा। तो जैसा तो हिंदी हो गई ना, अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यूक्लियस जैसा। जैसा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑइड, ठीक है? तो न्यूक्लियो, एक्सीलेंट, इट इज नोन एज न्यूक्लियर। तो प्रोकैरियोट्स के पास होता है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोट्स के पास होता है न्यूक्लियस। क्लियर हूं मैं तुषार? समझ आ रहा है मैम का? ऑलराइट। सो एक तो होता है इसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, एक तो नंबर 1 होगी हमारी ये बात। और क्या प्रेजेंट है मैम इसके पास? इसके पास प्रेजेंट है इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम्स। ये भी कौन से वाले राइबोसोम्स हैं? ये भी प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स हैं। ये कौन से राइबोसोम्स होते हैं? क्या होते हैं राइबोसोम्स? व्हाट इज द यूज ऑफ राइबोसोम्स? इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, है ना? राइबोसोम्स है प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज, है ना? चाहे वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो, चाहे वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो, वो प्रोटीन बनाएगा। यस। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स है। ये कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ध्यान से सुनो इस बात को। 70S 70, 70S एंड 80S 80S। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देयर आर 2 टाइप्स, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। 70S प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के पास और 80S प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के पास। तो ये कौन से वाले हैं? 70 वाले या 80 वाले? 70 वाले, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। तो इसके साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपने 2 डिफरेंसेस देख लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में, देखे ना? पहला आपने डिफरेंस देखा कि प्रोकैरियोट्स के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, उसके आगे पीछे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे नेकेड न्यूक्लियस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इट इज नोन एज न्यूक्लियाइड। सेकेंड डिफरेंस आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि एक बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया के अलावा इस दुनिया में, इस अर्थ पे कोई भी बैक्टीरिया मतलब कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? तो हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स के पास या फिर बैक्टीरिया के पास कौन से टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर हो गया? राइट। अब ऑब्वियसली ये प्रोटीन बनाने वाले हैं तो राइबोसोम्स ही ना यार, तो प्रोटीन तो बनाएंगे ही, इजंट इट? प्रोटीन फैक्ट्रीज तो हैं। तो क्योंकि ये 80S नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट राइबोसोम्स नहीं है या पावरफुल राइबोसोम्स नहीं है उसमें, तो कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद से बना लेगा। आई एम रिपीटिंग, some of the protein will be made, some of the protein will be manufactured, some of the simple proteins will be made by mitochondria, and for some other complex protein it is still dependent on the brain of the cell, on the nucleus of the cell, ठीक है? That is why mitochondria is not a completely autonomous cell organelle but a semi autonomous cell organelle। clear हुई ये बात? क्या बोली हमने बात? let's write it। हमने बोला as some proteins will be or can be manufactured or can be made by mitochondria itself, and other proteins mitochondria is dependent on nucleus, therefore mitochondria is a क्या? सेमी मतलब हाफ, है ना? सेमी ऑटोनमस हाफ गवर्नड सेल ऑर्गेनली। Am I cleared?
राइट, सो देर आर 2 पॉइंट्स जो हमने ध्यान रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते समय. नंबर 1, it is a semi-autonomous cell organelle, and number 2, it is the powerhouse of the cell. Yes बच्चे, let's revise it once again. एक बार रिवाइज करेंगे आप मेरे साथ. Yes. Mitochondria is a double membrane bound organelle, right? It was discovered by a colloquer named by Benda. The outer membrane is regular and inner membrane is folded to increase surface area so that it can accommodate more of oxysomes. Oxysomes have an enzyme known as ATP synthetase enzyme which help in the synthesis of ATP. देखो बायो में कुछ भी हेल्प नहीं होता, यहाँ तो कोई रिएक्शन हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, है ना, कोई साइकिल हुआ होगा, कुछ हुआ होगा जिससे एटीपी बनी होगी. उस रिएक्शन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन फाइट करती है और रिलीज करती है एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ इन द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज व्हाट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि हो क्या रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन, इज इट? ठीक है, तभी वो एटीपी बना रहे हैं. ऑक्सीसोम्स होते हैं, ऑक्सीसोम्स में होती है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एज एटीपी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. नंबर 1. नंबर 2, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इज नोन एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में होती हैं 2 चीजें. नंबर 1, न्यूक्लियोइड एंड 70S राइबोसोम्स. तो कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है एंड फॉर सम अदर प्रोटीन इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस. therefore it is known as a semi-autonomous cell organelle. आ गया समझ? बल्ले बल्ले क्लियर हो गया? पक्का? ऑलराइट. अब हम अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड पढ़ ही रहे हैं तो देयर इज वन मोर ऑर्गेनेली इन अ सेल विच इज डबल मेम्ब्रेन. कैन यू नेम इट? ER is single membrane, unit membrane bound है. ER, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं. ठीक है, एक और सेल ऑर्गन. एक्सीलेंट, इट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं. लिखे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ये ओपन नहीं हो रहा जूस और बहुत ठंडा है. हाँ, क्या बोल रहे थे हम? तो शायद डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना. प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय ई हैकल. ई हैकल ने किया था डिस्कवर. तो शायद आवाज आ रही? ऑलराइट, हमने क्या बोला? डिस्कवर्ड बाय ई हैकल, अर्नस्ट हैकल. सबसे पहले प्लास्टिड्स को देखा था ई हैकल ने. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखिए प्लास्टिड्स की टाइप्स देख रहे हैं हम प्लास्टिड्स की टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट. क्या है नंबर 1? बोलो मेरे साथ. क्लोरोप्लास्ट. सेकंड इज ल्यूको. एक्सीलेंट. एंड थर्ड इज वेरी गुड. तो भाई तो बायो बहुत अच्छी है. वेरी नाइस. ऑलराइट, तीनों को देखेंगे अब हम टर्न बाय टर्न. ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. व्हाट इज द फंक्शन? क्लोरोप्लास्ट, which color? They are green color, not yellow. They are green color. Chloroplast are green color. Leucoplast are, leuco means colorless. They are colorless. Chromoplast are colored plastids. Right? They are colored plastids. कौन सा colored हैं ये? Red और yellow plastids हैं ये. Right? Given by carotenoid. Pigment का नाम है carotenoids and xanthophylls. ये पिगमेंट्स हैं जो रेड और येलो कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. ग्रीन कलर इज प्रोवाइडेड बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. आप खाली क्लोरोफिल भी लिख सकते हो. राइट? क्लोरोफिल प्रोवाइड्स ग्रीन कलर. यू कैन ऑल्सो राइट दिस. ठीक है, इनके पास तो बेचारों के पास कोई पिगमेंट है ही नहीं. बेचारे दुखी है ना. यस, राइट. नो पिगमेंट इन ल्यूकोप्लास्ट. कोई पिगमेंट नहीं है. तो क्या फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का?
दे स्टोर सम मटीरियल लाइक प्रोटीन, ये आपने बोला मैंने नहीं, है ना. दे स्टोर सम मटीरियल लाइक प्रोटीन, दे स्टोर सम मटीरियल लाइक ऑयल, दे स्टोर सम मटीरियल लाइक स्टार्च. यस, इन तीनों चीज़ों की स्टोरेज करेगा ये. अब इनके नेम्स भी अलग होने चाहिए अगर इनका काम अलग है, इजंट इट. तो अगर इनका काम अलग है तो इनका नाम भी क्या होना चाहिए, इजंट इट. एलीरियोप्लास्ट, प्रोटीन वाले को क्या बोला हमने, एलीरियोप्लास्ट. ऑयल वाले को क्या बोला हमने, इलायोप्लास्ट. बोलो मेरे साथ, इलायोप्लास्ट. ठीक है. एंड स्टार्च वाला है अमाइलोप्लास्ट. क्लियर हो गया बच्चे. ल्यूकोप्लास्ट खत्म कर दिया हमने, राइट. लेट अस सी क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, आपको हम वहाँ भेजते हैं थोड़ा सा और क्लोरोप्लास्ट को यहाँ लेकर आते हैं. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. बनाएंगे हम डबल मेम्ब्रेन. हमें तो बहुत अच्छा लगता है डबल मेम्ब्रेन बनाना. ये होगी फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये होगी सेकंड मेम्ब्रेन. सेकंड मेम्ब्रेन भी क्या है, ट्विस्टेड है या रेगुलर है, रेगुलर है ना, हम देख सकते हैं. अब इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज द फ्लूइड. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, मैट्रिक्स था ना. ठीक है. ये है इसका फ्लूइड. नाउ इस फ्लूइड के पास एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है. इस सिंगल सैक को बोलते हैं थैलाकॉइड. क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड. ठीक है. थैलाकॉइड इज प्रेजेंट one above the another making a stack. This entire stack is known as granum. क्या बोलते हैं इसे, ग्रैनम, राइट. तो ये ग्रैनम बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रोमा के अंदर. दे कैन बी 20 to 30 ग्रैना. अब मैं इतने तो नहीं बना पाऊंगी यहाँ पे, राइट. सो प्लूरल ऑफ ग्रैनम इज ग्रैना. इट इज द प्लूरल फॉर्म. क्लियर हो गया. ये बहुत सारे ग्रैना है. ये जो ग्रैना है ये इंटरकनेक्टेड है भाई, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. इन इंटरकनेक्शंस को बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिले. क्या बोलते हैं तुषार, स्ट्रोमल लेमिले, राइट. सो समझ में आ गया स्ट्रक्चर, राइट. सिंगल सैक को बोला हमने थैलाकॉइड, एंटायर स्टैक को बोला हमने ग्रैनम, बहुत सारे ग्रैनम को बोला हमने ग्रैना, इंटरकनेक्शंस को बोला हमने स्ट्रोमल लेमिले. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सारी दुनिया को पता है. दे एक्सीलेंट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. तो इसमें कहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस तुषार साहब, कहाँ हो रही है बताओ मेरे बच्चे. इन दिस डायग्राम. हाँ, इसमें कहाँ हो रही है सोचो. Excellent. Thylakoid is involved. Yes. And one more is involved, that is stroma. राइट. अब फोटोसिंथेसिस आप 10th में पढ़ोगे मुझसे. फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ठीक है. लाइट रिएक्शन मतलब जब सनलाइट यूज़ होती है फॉर दी ऑक्सीजन की इवॉल्व करने के लिए. जब इवॉल्व, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, है ना, बचपन से सुनते आए कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, राइट. जो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं ये एक लाइट रिएक्शन है, राइट. सनलाइट होनी चाहिए तभी ऑक्सीजन आएगी. रात में हम प्लांट्स के पास नहीं जाते क्योंकि उसमें भूत होते हैं, नहीं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, है ना, वो ब्रीथ कर रहे होते हैं. तो ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वो भी वही प्लांट्स भी करते हैं. इसलिए हमें हमारी मम्मा या हमारी दादी या हमारी नानी ये बोलती हैं कि शाम को प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं. लेकिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जाना चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं. ये जो ऑक्सीजन रिलीज जो होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलाकॉइड. ठीक है. जब ऑक्सीजन रिलीज हो गई, अब बनना है ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है उसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, वो होती है आपकी डार्क रिएक्शन और वो होती है स्ट्रोमा में. क्लियर हो गया, राइट. सो स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट. और दो ही एंड प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन निकलेगी लाइट रिएक्शन में. क्लियर हो गया.
राइट, नाउ along with this कौन सा कलर लें हम? लेट्स टेक ब्लैक ही ले लेते हैं, पता नहीं कोई और दिखेगा कि नहीं. ऑलराइट, इसके स्ट्रोमा में, तुषार व्हाट इज स्ट्रोमा? इट इज द फ्लूइड. इसके स्ट्रोमा में दो चीजें हैं. कौन कौन सी दो चीजें हैं? अब मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ लिखूंगी. बोलो मेरे साथ. राइबोसोम. ना ना बेटा, दोनों कैसे प्रेजेंट होंगे? दिख रहे? क्या लिखा मैंने? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड. क्या होता है न्यूक्लियोइड? दिख रहा है ना? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोइड. क्या आंसर होता है इसका? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड. तो ये दोनों चीजें और किस पे देखी थी हमने आज की क्लास में? ये दोनों चीजें हमने किस में देखी थी? न्यूक्लियोइड और 70s राइबोसोम हमने किस में देखे थे? जल्दी बताओ. इन माइटोकॉन्ड्रिया. फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह दिया था? क्या कह दिया था? देखो क्या लिखा है मैम ने? सेमी ऑटोनोमस सेल. यस, ये सेम स्टेटमेंट मैं वहां भी लिख सकती हूँ. एज 70s राइबोसोम्स है कि नहीं? बोलो यहाँ या ना. Yes, as some proteins will be produced by mitochondria की जगह मैं लिखूंगी plastids by chloroplast, isn't it? Some of the protein will be produced by plastids and other protein it is dependent on nucleus. Therefore, chloroplast is also a semi-autonomous cell organelle. Yes or no? Complete समझ में आया? All right, हम अब इसको थोड़ा zoom आउट करते हैं. ठीक है, राइट, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोइड है और राइबोसोम्स हैं. कौन से वाले राइबोसोम्स हैं? 70s राइबोसोम्स हैं, इसलिए ये भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है. हाँ या ना? ऑलराइट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है. क्लोरोप्लास्ट देख लिया हमने, ल्यूकोप्लास्ट देख लिया और क्रोमोप्लास्ट देख लिया. ऑल थ्री आर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. एक लास्ट स्टेटमेंट बोलूँगी मैं. ये जो तीनों प्लास्टिड्स हैं ये इंटरचेंजेबल हैं. क्या है? इंटरचेंजेबल है. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. जब फोटोसिंथेसिस करना होगा वो ग्रीन हो जाएंगे, जब उनको स्टोर करना होगा वो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएंगे, जब उन्हें कोई कलर देना होगा या कलर प्रोवाइड करना होगा तो वो क्रोमोप्लास्ट का यूज करेंगे. कैन यू साइट एन एग्जाम्पल? इंटरचेंजेबल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी समर्स में हमने एक फ्रूट खाया है ना, किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं उसे. कौन सा फ्रूट? मैंगो, है ना. मज़ा आ जाता है मैंगो खा के, है ना. मेरा तो फेवरेट फ्रूट है वो. आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना. सब सारे बच्चों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है. ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसको मैंगो नहीं अच्छा लगता. अगर वो ऐसा कोई इंसान है जिसको मैंगो अच्छा लगता, इट्स टाइम टू लीव प्लैनेट, है ना. मैंगो यार सब खाते हैं. अब मैंगो जब पेड़ पे होता है, व्हेन इट इज़ ऑन ट्री, कौन से कलर का होता है? ग्रीन, राइट. ग्रीन मतलब कौन सा? प्लास्टिड, है ना. फिर वो कैसा हो जाता है? येलो सा, ऑरेंज सा नहीं हो जाता? हो गया इंटरचेंजेबल, राइट. अभी एक वेजिटेबल थी या फ्रूट ही कह लो, वेजिटेबल कह लो, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी. टमाटर, है ना. टोमेटो. टोमेटो का कौन सा कलर होता है जब वो प्लांट में होता है? हाँ, ग्रीन होता है सबसे पहले, फिर वो येलोइश और फिर वो रेड हो जाता है ना. तो फिर मतलब वो क्लोरोप्लास्ट से रेड हो जाता है. रेड टोमेटो लेके आते हो घर पे, इजंट इट? तो ये रेड मतलब क्रोमोप्लास्ट हो गए ना. इंटरचेंजेबल सारे प्लास्टिड्स. क्लियर हो गया बच्चे? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा?
कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल का, किसने डिस्कवर किया, कुछ डिस्कवरीज देखी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसने दी। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि जो शेप ऑफ द सेल है वो डिसाइड करती है इसका फंक्शन, इजंट इट। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखी उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड, यस और नो, राइट। फिर हमने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर में तो नहीं हो सकता भैया, डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इजंट इट। फिर हमने बोली कि यार एक सेल है, उसकी जो प्लांट सेल है, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है, जो थिक है, जो रिजिड है, जो नॉन लिविंग है, जो नॉन फ्लेक्सिबल है एंड कंप्लीटली परमिएबल है, इजंट इट। इन केस ऑफ प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लेक्सिबल है, जो थिन है, जो लिविंग है और सेलेक्टिवली परमिएबल है एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स है, यस और नो। प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, उसका नाम है सैप वैक्यूल, एंड सैप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उस सैप वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं पेरिफेरी में। Along with these there are two organelle that we studied today, that is mitochondria and plastid. I hope the topic was clear to you. अब एक वैक्यूल की वीडियो है मेरे पास, आई विल शेयर इट विद यू। आज की वीडियो आई विल शेयर इट विद यू, एंड सेल डिस्कवरीज की वीडियो आई विल शेयर इट विद यू। क्लियर है? सी यू इन द क्लास नाउ। बाय बाय तुषार, बाय, सेम टू यू, बाय बाय।